हेलो पॉलिटी बडीज, वेलकम टू माय चैनल। और हम कंटिन्यू कर रहे थे अपने बीए पॉलिटिकल साइंस एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सीरीज़ को, जिसमें कि हमने मेजर पेपर के सिलेबस को ओवर कर लिया है, जिसकी की वीडियोस आपको चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। हर यूनिट का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, सो यू कैन गो देयर एंड चेक इट ऑन। अभी हम अपने एसईसी पेपर के सिलेबस को कवर कर रहे हैं, जिसमें कि यूनिट 1, 2 ऑलरेडी चैनल पे है, और यूनिट 3 जो कि हमारा द लेजिस्लेटिव कमिटीज़, उसका पार्ट 1 में मैंने टाइप्स ऑफ लेजिस्लेटिव कमिटीज़ का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। और इस वीडियो में हम लोग इसका पार्ट 2 दैट इज रोल ऑफ कमिटीज़ इन रिव्यूइंग गवर्नमेंट फिनेंसेस करने वाले हैं। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको समझा दिया था कि आखिर ये कमिटीज़ का रोल क्या होता है, बट वंस अगेन लेट मी रिवाइज इट कि देखिए, हर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में ना जो लेजिस्लेचर है, जो ये हमारी क्या बोलते हैं विधायी पालिका है, उसका यही काम होता है कि जितने भी फिनेंशियल कंट्रोल करने के पावर्स है वो उन्हीं पे रहता है और इन्हीं पे विश्वास किया जाता है इसके लेकर के। ऐसा नहीं है, मतलब बात ये है कि लेजिस्लेचर के पास ही ये चीज़ इसलिए है क्योंकि हमारे संविधान में ये चीज़ लिखा हुआ है। ओके, और ऐसा हम बोल सकते हैं कि नो मनी कैन बी स्पेंट, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है, नो मनी कैन बी स्पेंट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के इंडिया के कंसोलिडेटेड फंड से एक पैसा तक नहीं निकल सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि लेजिस्लेचर का यहाँ कितना इंपॉर्टेंस है और लेजिस्लेटिव कमिटीज इसमें कितना बड़ा अपना योगदान निभाएंगी। ओके, अब ये कमिटी सिस्टम क्या है, तो देखिए पार्लियामेंट के पास पता है बहुत काम होते हैं, इतने लार्ज मेंबरशिप है, उन पे पॉलिटिकल प्रेशर्स इतने सारे होते हैं, फिर उन पे लिमिटेड टाइम भी तो है उनके पास, और इतनी सारी चीज़ों को इतने डिटेल्स में एनालाइज नहीं कर सकते हैं। इस चलते एक कमेटी सिस्टम बनाया गया है कि जो भी मैटर्स है उसको ये लोग डीपली डिस्कस करेंगे, है ना। और बस इसी चलते ये जो हमारी कमिटीज है इन्हें वॉचडॉग्स ऑफ पब्लिक फिनेंस भी कहा जाता है, कि जो भी फिनेंस होगा, पब्लिक फिनेंस में पार्लियामेंट कुछ भी काम करती है तो ये हमारी पब्लिक के वॉच डॉग्स हैं ये, क्योंकि सारे डिटेलेशन का काम यही करती हैं। इन्हें मिनिएचर पार्लियामेंट भी कहा जाता है, क्योंकि पार्लियामेंट तो सिर्फ डिबेट्स करती है, बट एक्चुअल अगर मैं बोलूँ ना एक्सपर्टीज के साथ काम करना तो ये कमिटीज ही करती हैं अपने रिसर्च वर्क के साथ इन डेप्थ जा करके। फिर बैकबोन ऑफ इंडियाज फाइनेंशियल रिव्यू सिस्टम, देखिए तो मैंने तो आपको समझा दिया कि जो हमारी लेजिस्लेचर है उसका काम है जितने फिनेंसेस है उसको देखना, ठीक है। फिनेंसेस को देखना हमारा इस चैप्टर में समझना गवर्नमेंट फिनेंसेस का रिव्यू के बारे में। तो गवर्नमेंट फिनेंसेस जो है इट इज इन द हैंड्स ऑफ लेजिस्लेचर, इसको कंट्रोल करती है। लेजिस्लेचर जो है अकेले सारा काम नहीं कर सकती पार्लियामेंट खुद से, तो इसलिए उनके पास एक कमेटी सिस्टम होता है, और ये जो कमेटी होती है यही बैकबोन है इंडिया का फिनेंशियल रिव्यू सिस्टम का। अब इसमें कुछ कुछ कमिटीज हैं, जैसे कि आपका पैक हो गया, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, सीओपीयू यानी कि आपकी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, फिर डीआरएससीज मतलब डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज, ठीक है। और इस प्रकार से इनका एक साथ में मिल करके ये हमारे जो इंडिया के फिनेंशियल रिव्यू सिस्टम का बैकबोन के तौर पे काम करती है। ओके, जैसा कि हमने इसका इंट्रोडक्शन कर लिया है, अब हम समझते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को। तो इसमें पहला आता है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन। देखिए, जो लेजिस्लेटिव कमेटी का जो सिस्टम है ये हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन से ही फॉलो किया है, क्योंकि आपको पता ही है कि हम कॉलोनीज रह चुके हैं अंग्रेजों के, तो कहीं ना कहीं उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, और बस इसी का नतीजा है कि हमारे यहाँ भी ये कमेटी सिस्टम है, और बस इसी से हमारी जो फिनेंसेस उसको रिव्यू किया जाता है। फिर एक हो गया आपका पैक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिसको सबसे पहली बार ब्रिटेन में 1861 में सेटअप किया गया था, और हमारे इंडिया में 1921 में मोंटेग्यू किम्सफोर्ड रिफॉर्म के तहत ये आया था। समझ रहे हैं आप। और बस ये जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आ गई तो फिर आप समझ रहे हो कि कितना ज़्यादा ये इसको कंट्रोल करेंगे। फिर एस्टिमेट्स कमेटी आई इंडिपेंडेंट इंडिया में 1950 में, तो इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा ये जितने फिनेंसेस उसको रिव्यू करने का काम किया। फिर कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ये 1964 में इसको इस्टेब्लिश किया गया, और आपको तो पता ही है कि पीएसयूज का ग्रोथ कितना रैपिड रहा है, जिसका नतीजा यही हुआ है कि हमारे गवर्नमेंट के फिनेंसेस को बहुत अच्छी तरीके से रिव्यू किया जाने लग गया है।
फिर DRSCs मतलब डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, इसको इंट्रोड्यूस किया गया 1993 में, जिसका यही था कि जो भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्क्रूटनी है मिनिस्ट्रीज को कि किसके कितने बजट डिमांड्स हैं क्या है, वो सबको ये देखती थी। और इस प्रकार से ये सब ने मिल करके एक बैकग्राउंड सेट कर दिया कि हाँ हम सब मिल करके एक रोल निभाएंगे गवर्नमेंट के फिनेंसेस को रिव्यू करने में। तो जैसा कि हमने इसका की बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ लिया है, अब हम हर एक की कमेटी का क्या उनके गवर्नमेंट फिनेंसेस को क्या रिव्यू करने में रोल रहता है उसको समझते हैं। सो फर्स्टली लेट्स स्टार्ट विद द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, दैट इज पैक। तो देखिए कंपोजिशन की बात करें तो टोटल 22 मेंबर्स होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इसके चेयरपर्सन होते हैं जो अपोजिशन पार्टी के होते हैं। ठीक है, ये ट्रेडिशनल चीज रहा है, ऐसा कुछ नहीं कि संविधान में है, बस न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे इस चलते ऐसा है। मेन फंक्शन इनका काम क्या है, तो पहला तो ये है कि ये जितनी भी जो हमारी पार्लियामेंट है के द्वारा जितने भी मतलब निकाले जाते हैं कि हाँ इतना एक्सपेंडिचर करना है, तो जो ऑथराइज्ड पर्पस था उस पर कितना हुआ है क्या नहीं हुआ है, इसको एग्जामिन करने का काम करती है हमारी पैक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। अगला है रिव्यूज द ऑडिट रिपोर्ट्स, है ना, जो हमारी कैग है ऑडिटर जनरल कंट्रोलर, है ना, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसके जितने भी रिपोर्ट्स होते हैं उसको रिव्यू करेगी ये। फिर जितनी भी वेस्ट, फ्रॉड, करप्शन, कोई भी फिनेंशियल इरेगुलरिटी है, ये सब को डिटेक्ट करने का काम ये पैक का ही है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो देखिए इसे वॉच डॉग ऑफ द पब्लिक पर्स भी कहा जाता है। समझिए कि पब्लिक के जो पैसे हैं उनकी जो रखवाली करता है वो करती है हमारी पैक। अगला अब इसका एग्जाम्पल हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए जो पैक है 26 स्पेक्ट्रम एलोकेशन केस, पैक का तो इतना स्क्रूटनी हुआ है ना कि देखिए 2 केस हमारे सामने हैं। ठीक है, उसमें देखा एक ऐसी उसने सीरियस इरेगुलरिटीज को उन्होंने देखा, जैसे 2G स्पेक्ट्रम एलोकेशन केस में और एक कॉमनवेल्थ गेम्स एक्सपेंडिचर में। ओके, तो इस प्रकार से पैक का रूल समझ में आ गया। अब हम समझते हैं एस्टिमेट्स कमेटी का। तो देखिए फ्रेंड्स, एस्टिमेट कमेटी की अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कुल 30 मेंबर्स होते हैं। 30 के 30 मेंबर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से होते हैं। इसके चेयरपर्सन जो है वो रूलिंग पार्टी के ही होते हैं। इनका काम क्या होता है, तो देखिए अब जो भी एनुअल बजट आया उसको एग्जामिन करके उसका जो भी एस्टिमेशन कीजिए। जितनी भी कुछ इकोनॉमिक सजेशंस है पब्लिक स्पेंडिंग को लेके या कोई भी अल्टरनेटिव पॉलिसी को लेके वो करती है एस्टिमेट कमेटी। और इसका काम होता है स्टडीज एक्सपेंडिचर, है ना, ये क्या देखती है कि जितनी भी जो हम ये खर्चे किए जा रहे हैं क्या ये नेशन डेवलपमेंट प्रायोरिटी से है या नहीं है, ये सबको देख रेख करने का काम है एस्टिमेट कमेटी का। ओके, फंक्शन समझ में आ गया। अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए बाकी अभी हमने पैक पढ़ा ना, पैक में क्या था कि ये इसका काम क्या था, बस ये रिव्यू कर रही थी चीज़ों को। लेकिन ये जो हमारी एस्टिमेट्स कमेटी है ना, ये चीज़ों को सजेस्ट करते कि हाँ फ्यूचर में आप ये इम्प्रूवमेंट कीजिए। ओके, एग्जाम्पल इसका आप समझ सकते हो कि ये बेटर रिसोर्स एलोकेशन के बारे में बताती है कि हाँ रेलवेज में ये ऐसे करना चाहिए, या फिर सोशल सेक्टर स्कीम्स में इतने खर्च करें क्या नहीं करे, तो ये एस्टिमेट्स कमेटी का कि एस्टिमेशन बनाती है। ओके, अगला समझते हैं कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका कंपोजिशन कुछ ऐसा है कि 22 मेंबर्स होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। फंक्शन की अगर हम बात करें तो जितने भी अकाउंट्स है रिपोर्ट्स है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के, उसको ये रिव्यू करती है ये कमेटी। और तो जो भी PSUs के फंक्शन है वो इकोनॉमिकली एफिशिएंटली काम कर रही है नहीं कर रही है उसको एग्जामिन करना है। और ये देखना इंश्योर करना है कि पार्लियामेंट के डायरेक्टिव्स के अनुसार ये कंप्लाई कर रहा है PSU या नहीं कर रहा है। तो ये इसके फंक्शंस हो गए। इंपॉर्टेंस इसका यही है कि ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पे PSU जो है ना अकाउंट फॉर मैसिव इन्वेस्टमेंट, यहाँ मैसिव इन्वेस्टमेंट है ना, पॉपुलेशन हमारी ज़्यादा है ना, इस चलते ये PSU कहीं ना कहीं फायदेमंद है। एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो जैसे कि एयर इंडिया माउंटिंग लॉसेस या फिर ONGC का फंक्शनिंग से जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं, तो ये सब को एग्जामिन करने का काम हमारी PSU इसी तो करती है। अगला है डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज, DRSCs। इसका कंपोजिशन क्या है, कुल 24 मेंबर्स होते हैं, है ना, जिसमें कि सारे मिनिस्ट्रीज के लोग हैं, 16 लोकसभा से और 8 राज्यसभा से। फंक्शन इसका यही रहता है कि कुछ भी बजट को लेके कोई डिमांड है ग्रांट्स के लिए तो उसको एग्जामिन ये करते हैं। कुछ भी आपका जो भी मिनिस्ट्रीज का क्या परफॉर्मेंस है या फिर कहाँ पे कितना फिनेंशियल एलोकेशन है उसको स्टडी करना, कोई पॉलिसी रिफॉर्म लाना है ताकि फंड का यूटिलाइजेशन सही से हो सके,
तो उसको सजेस्ट करना, ये सब ये काम करते हैं। इंपॉर्टेंस इसका यही है कि ये फाइनेंशियल डिस्कशन में कहीं ना कहीं एक सब्जेक्ट एक्सपर्टीज लेके आती है। ओके, सो हमारा अगला है दैट इज अदर कमिटीज रिलेटेड टू फिनेंस। तो उसमें आपकी आ जाएगी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी, है ना। इसका काम क्या होगा कि जितने भी फिनेंशियल रूल्स हैं उसको ये इंश्योर करते हैं कि हाँ जी ये पार्लियामेंट्री अथॉरिटी से कहीं एक्सीड ना कर जाए, ये सबको देखना सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का। फिर कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस क्या करती है, इंश्योर करती है कि हाँ जो सरकार के द्वारा या मिनिस्ट्रीज के द्वारा जो प्रोमिस किए गए हैं वो फुलफिल किए जाएं, ये सबको देखती है ये कमिटी। ओके, तो जैसा कि हमने ये अब एक की समझ लिया जितने भी कमिटीज थे, अब हम इनके ब्रॉडर रोल को समझते हैं। ब्रॉडर रोल ऑफ कमिटीज इन रिव्यूइंग फिनेंसेस। तो पहला है प्री बजट स्क्रूटनी। इसमें क्या होता है, जैसे कि डीआरएससीज है ना, तो कितनी ग्रांट्स को कितना डिमांड है तो उस सबको लेके सजेशन देना, ये सब प्री बजट करती है, स्क्रूटनी का काम करती है ये कमिटीज। दूसरा क्या है, पोस्ट एक्सपेंडिचर रिव्यू, यानी कि जितने हमारे जैसे पैक हो गया तो इंश्योर करते हैं ना कि हाँ फंड्स का मिसयूज नहीं हो, या फिर जो कैग की जो रिपोर्ट है वो उसको रिपोर्ट करना या फिर डिस्कस करना उसके ऊपर। तो ये एक्सपेंडिचर के बाद ये सब काम करती है कमिटीज। फिर जो इतने पीएसयूज है उस पर मॉनिटरिंग करना, उसको इवेल्युएट करना, ठीक है, ताकि कोई भी फिनेंशियल लॉसेस नहीं हो, इनएफिशिएंसी नहीं हो। तो ये सब देखती है मिनिस्ट्री। ये जो कमिटीज होते हैं ये इंश्योर करते हैं कि इफिशियंसी एंड इकोनॉमी को, मतलब कि जैसे कि एस्टीमेट कमेटी है तो सजेस्ट करती है ना कुछ तरीके जिससे कि प्रोडक्टिविटी जो है उसको इम्प्रूव किया जाए, वेस्ट को कम किया जाए। तो ये सब कमिटीज ही तो सजेस्ट करते हैं, एस्टीमेट कमेटी। फिर कंटिन्यूअस ओवरसाइट, मतलब कि नजर तो रखते हैं ये लोग कमिटीज जो है। देखिए पार्लियामेंट का तो शॉर्ट सेशन होता है, लेकिन कमिटी जो है उस पर्टिकुलर बिल पे, टॉपिक पे, उस पर तो वो पूरे साल काम करती है ना। तो इस चलते कि कमिटीज का बहुत बड़ा रोल रहता है। ठीक है, अगला हम समझते हैं इसके इम्पोर्टेंस को। तो अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो पहला तो है कि ये इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी। इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये है कि कमेटी ये इंश्योर करती है कि जितने भी एग्जीक्यूटिव है वो अगर कुछ खर्च कर रहे हैं पब्लिक स्पेंडिंग पे तो वो आंसरेबल हो। पहला इसका दूसरा इंपॉर्टेंस ये है कि एक्सपर्टीज को इनकरेज करता है। ठीक है, कि जो भी फिनेंशियल मैटर्स में जो मेंबर्स स्पेशलाइज्ड हैं उनको इनकरेज करना, उनको ऐड ऑन करना। दूसरा है डिटेल्ड एनालिसिस। बिल्कुल सही, जो कमिटीज है ना वो लाइन बाय लाइन एक्सपेंडिचर को स्क्रूटनाइज करती है, जो कि ओपन डिबेट्स में पॉसिबल नहीं है। अगला चेक्स करप्शन। ये लोग देखती है क्या कितने टैक्स पेयर्स जो है मनी का मिसयूज कर रहे हैं, उस सबको डिटेक्ट करना, है ना। तो ये हमारी कमिटीज ही देखती हैं। दूसरा स्टैंडर्ड डेमोक्रेसी। अब आप खुद ही सोचिए ना, जो पार्लियामेंट्री जो हमारी सोवरेनिटी है उसको जिंदा करके रखा है वो कोई और नहीं, वो हमारी ये लेजिस्लेटिव कमिटीज ही हैं। तो इस प्रकार से इसका एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस हो जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंस के साथ कुछ लिमिटेशंस भी आते हैं। तो आइए देखते हैं इसके कुछ लिमिटेशंस को। तो पहला तो है एडवाइजरी रूल। बेचारे सिर्फ रिकमेंडेशंस देते हैं, ऐसा नहीं है कि सरकार को इनकी बात माननी ही पड़ेगी। बेचारे एक तो एक साल समझ लो आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है, उस कमेटी वो कमेटी उसी लिए बनी ही है, और इवन की सरकार के पास इतना हक है कि वो उसको माने नहीं माने। तो ये एडवाइजरी रोल बस इनका इसलिए प्रॉब्लम है। दूसरा है टाइम लैग, यानी कि जैसे कि पैक ये सब हो गया तो लोग एक्सपेंडिचर को कैसे देखते हैं, ऑलरेडी सब कुछ हो गया है, अब उसके बाद वो लोग देख रहे हैं तो लोग पास उतना टाइम नहीं होता कि वो सुधार कर सके। अगला लिमिटेड रिसोर्स। कमिटी जो है ना उनके पास एक्सपर्ट स्टाफ या डेटा की बहुत ही लिमिटेशंस होती है, कमी होती है। इस चलते उनको मतलब जितना एफिशिएंटली वो कर सकते हो उतना नहीं कर पाते हैं वो। दूसरा एग्जीक्यूटिव अवॉइडेंस। मतलब आपको मैं बताऊं, कई बार तो इतना होता है ना कि जितने इंपॉर्टेंट बिल्स आते हैं या बजट्स आते हैं वो सब तो कमिटीज को दिया तक नहीं जाता है, क्योंकि जानता है वो लोग कि अगर उनमें किसी मेंबर्स का प्रॉफिट है तो कमेटी को वो नहीं सौंपते, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर कमेटी को दे देंगे ना तो वो उसका एक एक चीज डिटेल में निकाल देगी। दूसरा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। सही बात है, आपको मैं बता दूं हर जगह पार्टी पॉलिटिक्स चलता है, भले न्यूट्रलिटी तो है बट इसकी एक बुराइयां तो ये आ ही जाएगी। अब हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वाइल कमिटीज जो है बहुत कमेंडेबल काम किया है, जितने भी प्रॉब्लम्स है
है ना, सराहनीय तो है हमारी जितनी कमिटीज़ है, क्योंकि जो भी स्कैंडल्स मतलब आप समझ जाओ कि कुछ गलत काम, कुछ बदनामी वाला काम, वो सब कोई एक्सपोज करती है कि जितनी पार्लियामेंट में कुछ इनएफिशिएंसीज है, कुछ इरेगुलरिटीज है, वो सब कोई एक्सपोज करने का काम करती है। लेकिन प्रॉब्लम यही है ना कि इनके पास लैक ऑफ इन्फोर्समेंट पावर है, यानी कि ये जो भी कुछ लाए तो उसको ये इन्फोर्स नहीं कर पाती हैं। गवर्नमेंट कई दफ़ा ये जो चीज़ें लाती हैं, इनकी बातों को, कमेटी के रिकमेंडेशंस को इग्नोर कर देती है या फिर डिले कर देती है उस पर कुछ एक्शन करने के लिए, है ना। तो इससे क्या होता है कि प्रॉब्लम तो आती है ना। लेकिन इतना हम लोग बोल सकते हैं कि इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल है इनके पास, है ना। भले ही रिपोर्ट्स बाइंडिंग हो, बट ये ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करते हैं। अब हम समझते हैं इनके कंक्लूजन को। तो देखिए, जो हमारा लेजिस्लेटिव कमेटी है इंडिया में, स्पेशली हमारे पैक, एस्टीमेट कमेटी, COPU, है ना, DRC, ये सब की सब सेंट्रल टू द प्रोसेस है फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी का और पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। ओके, ये इंश्योर करते हैं कि जो जनता के पैसे हैं वो वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स में ही लगे, ठीक है। हाँ, भले कहने को तो इनके पास लिमिटेड पावर है, बट ये पावर इंडिस्पेंसिबल है, इसको उनसे कोई छीन नहीं सकता है कुछ भी पावर से, तो है ना। और इसी प्रकार से तो हमारी डेमोक्रेसी में चलता है कि डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहती है। और आपको मैं बता दूं कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने भी कहा था, द पार्लियामेंट एट वर्क इन डिटेल। कमिटीज को कहा कि इन डिटेल में काम कर रही है ये पार्लियामेंट, जो हमारी कमिटीज वैसी पार्लियामेंट जो कि डिटेल में काम करती है। आप समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंस है इस कमिटीज का, इनका। सो विद दिस, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू रियली लाइक द वीडियो देन प्लीज डू लाइक। इफ यू हैव एनी सजेशंस or queries, then please drop it down in the comment box. And yes, to get the notification of the next videos, please do subscribe to my channel and please tell me also that yes, मैं अगला किस सब्जेक्ट पे वीडियोस बनाऊं, टॉपिक पे बनाऊं, सो दैट कि आपके लिए भी वो बेनिफिशियल हो। टिल दैट, टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।